वो बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्वरों के बारे में देख लीजिए। अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद हैं। कितने स्वर हैं? 8। कौन कौन से? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ। ये 8 स्वर हमारे अपभ्रंश में माने गए हैं। अब आइए रीरी के बारे में। रीरी संस्कृत भाषा का शब्द है। रीरी जो वर्ण है वो रै प्लस ई के संयोग से बनता है। रीरी का मात्रात्मक चिन्ह ये होता है, इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। कृपा, दृष्टि, मृत, पृष्ठ आदि व्यंजनों के संयोग में होता है। रीरी का जो यूज होता है वो इस तरह के शब्दों में होता है। यह वर्णमाला में बड़ा ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। कौन सा? रीरी। रीरी वर्णमाला में बड़ा ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। तो ये हमारे कुछ रीरी के बारे में फैक्ट है, इनको आप देख लीजिएगा। फिर हम इसके बाद व्यंजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने आज इसलिए लिख दिया था क्योंकि कमेंट आया था कि आप टाइम वेस्ट होता है, आप पहले ही लिख लिया कीजिए और हमें समझा दीजिए। तो इस वजह से मैंने आज पहले ही लिख लिए हैं और मैं आगे भी जैसे आप कहोगे वैसे ही करती चलूँगी, ठीक है। और आपने मुझे अपना सुझाव दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप इनको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो रीरी के बारे में 2-3 फैक्ट और जान लीजिए। हिंदी शब्दकोश में रीरी का क्रम बड़े ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। किसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है? रीरी का। हिंदी में क, ख, ग, ज और फ ये नुक्ता युक्त ध्वनियाँ, ये जितनी भी हैं क, ख, ग, ज और फ, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। किसकी देन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो नियुक्त वाली ध्वनियाँ है ना, क, ख, ग, ग और ज और फ, ये इन्होंने ही हमें दी हैं। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। इसको मैं तो हेडिंग डालकर लिखना स्टार्ट करेंगे व्यंजनों के बारे में। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। किनकी संख्या 33 होती है? व्यंजनों की। 25 स्पर्श, 4 ऊष्म, 4 अंतःस्थ। ये हमारे टोटल 33 होते हैं, ठीक है। अब स्पर्श, ऊष्म और अंतःस्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग नया डालेंगे और स्पर्श व्यंजन के बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श होता है, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छूकर होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। किनकी संख्या 25 होती है? स्पर्श व्यंजनों की। ये इतना क्लियर हुआ? आप चाहे तो इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। तो इसमें 25 तो हमारे ये होते हैं और इसमें 2 द्विगुण जोड़ दिए जाते हैं। कौन से? द्विगुण। 2 हमारे द्विगुण जोड़ दिए जाते हैं। तो ये उच्चारण के आधार पर इसकी संख्या 27 होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये लिखेंगे नोट डाल के।
उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। कितनी होती है? 27 होती है। 2 द्विगुण जोड़ने पर। द्विगुण कौन से होते हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको तालिका के माध्यम से सारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कैसे बोले जाते हैं वह सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए बस आप। तो इस तालिका के माध्यम से मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगी कि आपको सारे समझ में आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये वर्ग है, ये उच्चारण स्थान है और ये व्यंजन है जो हमारे स्पर्श है, ठीक है। तो का वर्ग जो है वो कंठे से बोला जाता है। ये इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी? कै चे टे ते पे कै ता मू दे ओ, ये है कंठीय जो कंठ से बोले जाते हैं, और ये तालव्य है चे छे जय वर्ग वाले, और ये मूर्धान्य है टे ठे डे ढे वर्ग वाले, और ये दंतीय हैं ते थे दे धे वर्ग वाले, ये ओष्ठीय हैं पै फे बै भे वर्ग वाले, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम डिटेल में जानते हैं सारे स्पर्श व्यंजनों को। कंठ से बोलने वाले हमारे कौन से हैं, इनकी परिभाषा क्या है वो हम यहाँ जानते हैं। तो चलिए, कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है वह हमारे कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंदर कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। जैसे हम ये क, ख, घ, ड़ ये बोलते हैं तभी हमारी जीभ पीछे से उठती है, कंठ में लगती है ना। क, ख, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने में कठिनाई होगी। दूसरी है तालव्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। तालु के अंदर कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ। इन्हें हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्लियर है? इन्हें हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। अगला आता है मूर्धान्य। मूर्धान्य में जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और फिर हम अगर डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना डायग्राम से तो डेफिनेशन में घुमा देता है कभी कभी, और कभी कभी इसमें यह पूछ लेता है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। मूर्धा की जगह कभी कभी मुख भी दे देगा, तो ये मूर्धन्य ही होंगे। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये इसमें 2 द्विगुण और आते हैं, ये ड और ढ, ये भी दोनों हमारे मूर्धा से ही बोले जाते हैं। कौन से? द्विगुण। दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहा है नीचे, है ना। तो ये हमारे मूर्धा, बोल के देख लीजिए, बहुत सरल है, एकदम सीख जाओगे। जैसे जैसे मैं यहाँ लिखा रही हूँ आप प्रैक्टिकल करके खुद से देखो। जैसे ये है मूर्धा के ट, तो हमारी जीभ तुरंत कहाँ लगेगी? मूर्धा पे। ट, ठ, ड। हम जितना यहाँ प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इनका खुद से बनाएंगे ना, तो तुरंत देखते ही देखते वीडियो में आप मेरे से पहले करने लग जाओगे, ठीक है। जैसे ही हम संडे में इनके सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं यहाँ पे, तो आप खुद से तुरंत देखते ही बना दोगे। तो ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर देती हूँ और अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं दंत्य स्वर। तो ये हमारे दंत्य व्यंजन हैं। 4th, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को टच करती है या स्पर्श करती है उन्हें हम दंत्य व्यंजन कहते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। देखो जैसे हम त, थ, न, ध ये बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ यहाँ से आगे से उठती है और यहाँ दांतों पर लगती है ना, तो ये इस प्रकार है दंत्य हुए। ओष्ठ्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओठ का प्रयोग होता है या हमारे
होठों का प्रयोग होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठों का यूज होता है, तो वह होते हैं प, फ, ब, भ, म। देखो आज प, फ, ब, भ, म, इनमें और किसी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, होठ होठ से ही बोल सकते हैं प, फ। तो जैसे जैसे आप बोल के करोगे ना, आपको खुद ही समझ में आता चला जाएगा। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिकीय व्यंजन कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है ड और ज, 2 ये होते हैं, और एक होता है एड़ा, ये वाला, और एक होता है न, एक होता है म। जो सारणी में मैंने आपको लिखाए थे ना, ये वही है 5वां। ये हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे व्यंजन सारे। ये हमारे इनकी जो स्पर्श व्यंजनों की डेफिनेशन थी, यह कंप्लीट हुई है। और इसके बाद मैं इसको रफ के देती हूँ। एक छोटा सा नोट डालकर आप ये जरूर लिखिएगा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा और दंत्य व ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आया समझ। इसके बाद हम लिखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, इसको मैं साफ कर दूं, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की। तो अगला हम लिखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का 8 प्रकार से या 8 तरह से वर्गीकरण होता है। नंबर 1, स्पर्शी व्यंजन या वर्ण, जो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये हमारे स्पर्शी वर्ण होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं संघर्षी या ऊष्म। ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीनों से और है, स, श, से और है। फिर हमारे थर्ड नंबर पर आते हैं स्पर्श संघर्षी। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ। उसके बाद हमारे फोर्थ नंबर पर आते हैं नासिक्य। ये नासिक्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? ड, ज, ड़, न और म। 5वें नंबर पर हमारा आता है लुंठित। लुंठित हम रे को कहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है हमारा पार्श्विक, इसको कहते हैं हम लय को। फिर हमारा 7वें नंबर पर आता है उक्षिप्त। उक्षिप्त कौन से होते हैं? ड और ढ। 8वें नंबर पर आता है हमारा संघर्षहीन। संघर्षहीन हमारे कौन से माने जाते हैं? व और ये इस तरह से हमारे जो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वह 8 प्रकार से होता है। वे हमारे सब ये हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, ये आया समझ इतना? ये इसमें यहाँ ऐसे होता है पार्श्विक। अब देखिए एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है। हम तो जैसे कहते सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कि अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, पर एग्जामिनर कभी कभी हमसे इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है तो हम थोड़ा घूम जाता है यार दिमाग कि अब क्या हो, आता हुआ क्वेश्चन भी फिर गलत हो जाता है। तो एक बार इसको देखेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख व नाक से कम वायु निकले उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या
4 होती है। कौन कौन से हैं ये? य, र, ल, व। अब आप इसका उच्चारण करो। इसका उच्चारण करेंगे तो मुख व नाक से कम वायु निकलेगी। य, र, ल, व। आप देख रहे होंगे नाक से तो बहुत नामात्र निकलती है। य, र, ल, व। उच्चारण कीजिएगा इसका। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख व नाक से गर्म वायु निकलती है। और गर्म वायु कैसे निकलती है? समान मात्रा में। मुख व नाक से जब हम बोलते हैं तो गर्म वायु, जैसे स, श, श, ह। आप देख रहे होंगे श, स, श। उच्चारण करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। स, स, श, ह, तीनों से और है। यहाँ तक समझ आ गया? इसको मैं साफ कर दूं। ठीक है, तो अगले हेडिंग डालेंगे और संयुक्त व्यंजन के बारे में लिखेंगे। जो वर्ण विभिन्न 2 वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। यह कौन कौन से वर्ण हैं? श, त्र, ज्ञ और श। ये जो श कक्षा वाला श है, इसे वैसे हम पढ़ते हैं पूरब में इसे कक्षा, कुछ लोग इसे कक्षा कहते हैं, लेकिन वो कक्षा है क्योंकि ये क और श के मेल से बनता है। त्र, त और र के मेल से बनता है। ज्ञ, ज और ज के मेल से बनता है। श्र, श और र के मेल से बनता है। इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या और कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगली हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अयोगवाह व्यंजन। जो वर्ण ए के योग से मिलकर बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। ये एक है अंग और एक है न। इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग। इन दोनों को हम असंगत व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत, असंगत व्यंजन। ये किसी की संगत में नहीं आते। संगत का अर्थ होता है किसी की संगत में न आना। तो ये हमारे अयोगवाह हुए। आप इनको नोट कर लीजिए।